हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिबा। तो आइए आज आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है 10a प्लस बी इजकल टू रूट थ्री एंड 10a माइनस बी इजकल टू 1/√3। तो हमें a एंड b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो a और b दो अननोन है, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, तो इन दोनों से हम a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले सॉल्यूशन करते हैं, उसमें लिखेंगे 10a प्लस बी जो है वो दे रखा है √3 के इक्वल। अब जरा ध्यान से सोचो कि मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 8.1 में, यदि cos a cos b के इक्वल है तो दोनों तरफ से cos हट जाता है और a इजिकल टू बी, यानी एंगल a इजिकल टू एंगल b हो जाता है। तो यहाँ पर भी सोचो 10 लगा हुआ है, तो मैं भी सोचता हूँ कि 10 कितने का ये वैल्यू है ताकि मैं यहाँ 10 रखूँ और वो दोनों तरफ से 10 कैंसिल हो जाए। तो ठीक है, तो सोचने पर पता क्या चलता है कि 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। तो 10a प्लस बी, देखो 10a प्लस बी जो है वो 10 60 डिग्री के बराबर, दोनों तरफ से 10 हट जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट दे रखा वो 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो सेम यही काम करेंगे अगेन, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब आप बता सकते हैं कि 1/√3 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 10 30 क्यों रखूं, क्योंकि इधर 10 है तभी तो हट पाएगा वो। तो ये हो गया 10 30 डिग्री। हमें पता है 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, इसलिए 1/√3 की जगह पे हमने 10 30 डिग्री रखा है। और इधर तो 10a माइनस बी है। अब फिर से देख लो, दोनों तरफ से 10 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे सोच सकते हो कि 10 ये समथिंग एंगल है और ये 10 समथिंग एंगल है, यदि ये पूरा बराबर है इसके तो एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो बराबर कर दिया हमने, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब 1 और 2 दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये तो बड़ा आसान है सॉल्व करना। अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो a मिल जाएगा। तो करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, 1 और 2 को हमने जोड़ दिया है। तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो यहाँ से a निकालोगे 90 डिग्री बाय 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a 45 डिग्री आ गया। अब a का वैल्यू ये इक्वेशन 1 में रख दो, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो रखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a है 45, तो इसके जगह पे रखेंगे 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से b निकालोगे, ये 45 RHS में जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि LHS में वो प्लस में है। तो 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटाओगे तो हो जाएगा 15 डिग्री। तो b आ गया 15 डिग्री। हमें a और b का वैल्यू तो पूछ रहा था, तो हेंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब देखो आगे जो था ये मैंने पढ़ा नहीं, इसको कह रहा है कि a प्लस बी दोनों को ऐड करने पर 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो देख लो 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री वो 60 डिग्री है। यहाँ से भी दिख रहा है कि दोनों का एडिशन 60 डिग्री है। और आगे कह रहा था कि a ग्रेटर देन b, तो देखो a 45 डिग्री है और b आया है 15 डिग्री, तो a ग्रेटर देन b है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट है जिसके बारे में हमें बताना है कि वो सही है या गलत है। सही है तो बताओ और गलत है तो बताओ, और उसका रीजन भी बताओ साथ साथ कि ये गलत क्यों है या फिर ये सही क्यों है। तो पहला है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो देखो जी ये गलत है, ये फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। अब जवाब तो हमने दे दिया कि फॉल्स है, लेकिन वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ये फॉल्स है वो देखो। अच्छा जरा सोचो, अगर ये ट्रू है तो मैं a और b का कोई भी वैल्यू रखूंगा तो LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो करते क्या, टेक मैं a इज इक्वल टू लेता हूं 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू लेता हूं 60 डिग्री। ये एंगल है a और b। ठीक, तो इस a और b के इस वैल्यू पर मैं LHS निकालता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है वो साइन a प्लस बी। ठीक है, तो आगे ही रख देते हैं, साइन a है 30 डिग्री प्लस b है 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री जोड़ करके 90 डिग्री मिलेगा। साइन 90 डिग्री हो गया 1, यानी a और b जब 30 डिग्री और 60 डिग्री रखते हैं रेस्पेक्टिवली तो LHS मिलता है 1। तो ये भी 1 होना चाहिए तभी तो बराबर होगा। तो अब RHS निकालते हैं। क्या है RHS, साइन a प्लस
साइन बी। अब क्या करोगे, ए का वैल्यू 30 डिग्री और बी का वैल्यू 60 डिग्री रखोगे इसमें, तो साइन ए की जगह पे हो जाएगा 30 डिग्री प्लस बी की जगह पे हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। ऑब्वियसली ये 1 तो पक्का नहीं होगा ना, ये 1 तो नहीं है, मतलब ये RHS जो है वो LHS के बराबर नहीं है, A = 30 डिग्री और B = 60 डिग्री पर। अब देखो अगर इसको सही होना है तो A और B के किसी भी वैल्यू के लिए सही होगा। मैंने रेंडमली एक A और B का वैल्यू लिया जिसके लिए दिखा दिया कि ये गलत नहीं है, ये गलत है, मतलब सही नहीं है। तो सही होने के लिए इसको हर बार सही होना पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन भी ऐसा हमें मिल गया जिसमें ये LHS और RHS बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये हमेशा तो ट्रू नहीं है। तो यही वो रीजन है, हेयर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये ऑलवेज ट्रू तो नहीं होगा ना, तो यही उसका एक्सप्लेनेशन है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें यही बताना है। तो देखो जी, ये ट्रू है। पहले तो मैं लिखता हूँ कि ये ट्रू है, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये ट्रू क्यों है। अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू, मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि एक्सप्लेन हो पाए। चलो मैं यहाँ पर जस्टिफाई करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ साइन 0 डिग्री, जिसका वैल्यू हम जानते हैं वो लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। यहाँ देखो थीटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0, 30, 45, 60 एंड 90, थीटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इनका वैल्यू लिखते हैं, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 का आप 0.5 लिख सकते हो, देखो 0 से थोड़ा बड़ा है। आगे होता है 1/√2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो इसको रेशनलाइज करोगे क्या होगा, √2/2। अब √2 होता है 1.414, तो मैं सुविधा के लिए 1.4 ले लेता हूँ, /2 तो नीचे है ही, तो ये हो जाएगा 0.7, यानी साइन 45 डिग्री होगा 0.7। देखो फिर थोड़ा बढ़ा है। तो अभी तक दिख रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। आगे साइन 60 देते हैं, वो होता है √3/2, और √3 जानते हो 1.732 होता है, तो मैं इसको 1.7 मान लेता हूँ अभी /2। इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 0.85, और साइन 90 होता है 1। तो देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो साइन का वैल्यू देखो 0 से बढ़ गया 0.5, उससे बढ़ गया फिर 0.7, फिर उससे बढ़ गया 0.85, फिर बढ़ गया 1। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का वैल्यू बढ़ रहा है। इसी वजह से कहते हैं कि साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों कहते हैं, कि जैसे जैसे जो इनका इनपुट है, इनपुट को मैं बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे जो ये आउटपुट निकाल के दे रहा है साइन, वो भी बढ़ रहा है। तो इसी वजह से साइन थीटा कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये तो कह ही रहा था द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाता हूं साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसी वजह से ये ट्रू है, और ये रहा उसका जस्टिफिकेशन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं। देखो जी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फिर जैसा आपने 2 में देखा फिर वही काम करेंगे, और फिर अपने आप हमें पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहले तो हमारा काम क्या है, लिखना पहले कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो फिर से वही काम करेंगे, कॉस 0 डिग्री लिखते हैं, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल में कॉस को लिख रहे हैं, कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, √3 का अप्रोक्सीमेटली 1.7/2 कर दोगे तो 0.85 हो जाएगा। कॉस 45 होता है 1/√2, तो जैसे इसको रेशनलाइज करें तो √2/2 होगा, और √2 होता है 1.4 अप्रोक्सीमेटली /2 करोगे तो 0.7 मिलेगा। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो यह है 0.5, और कॉस 90 डिग्री होता है 0, कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो अब देखो हमने क्या करा है, कॉस में एंगल को बढ़ाया है, देखो पहले 0 है, फिर एंगल बढ़ के 30 डिग्री हो गया, फिर 45 डिग्री बढ़ के हो गया, फिर बढ़ा 60 डिग्री, फिर बढ़ा 90 डिग्री। बट जो कॉस जो आउटपुट दे रहा है वो देखो 1 घट के हो गया 0.85, फिर घट के हो गया 0.7, फिर घट के हो गया 0.5, और फिर हो गया 0। तो मतलब क्या, जैसे जैसे मैं कॉस में एंगल को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे जो कॉस वैल्यू दे रहा है ना वो घटते जा रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाता हूं कॉस थीटा जो वैल्यू देता है वो बढ़ के आता है, बट यहाँ तो जस्ट उसका उल्टा होता है। तो ये फॉल्स तो हो गया, ये उसका रीजन है। लेकिन एक बात यहाँ से हम लोगों ने सीख लिया कि कॉस थीटा जो है ना वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग का मतलब जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाओगे ना कॉस थीटा जो है वो उसका वैल्यू घटते जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, यहां पर मैं लिख सकता हूं हेंस कॉस थीटा इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन।
डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे मैं जो इनपुट दे रहा हूँ वो बढ़ा रहा हूँ, बट जो वो आउटपुट जो दे रहा है, वो जो निकाल के वैल्यू दे रहा है वो घट के आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है बट कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जवाब भी आपको मिला कि ऐसा क्यों है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। पहले तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। मैं इसका रीजन देता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ कि ये फॉल्स क्या है, क्यों है। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इन्होंने खुद कहा कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा का कोई भी वैल्यू ले लो, ये दोनों हमेशा बराबर भी होगा। तो मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, तो मैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेता हूँ। टेक थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है जी, तो साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2, और कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉस 30 डिग्री जो होता है √3/2। देख लो 1/2 √3/2, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं है। तो कैसे कह सकता है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इक्वल होता है, नहीं ना, इसका मतलब ये फॉल्स है। एज एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री साइन थीटा डज नॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा, हेंस द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये भी लिख सकते हो, या हमें जस्टिफाइड रीजन तो हमें मिल ही गया है। हेंस द स्टेटमेंट मतलब जो स्टेटमेंट दे रखा है दैट इज फॉल्स, इज फॉल्स। ठीक है, आइए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ये सही है या गलत है, ये हमसे पूछ रहा है। और हम जानते भी तो हैं कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है जी, तो हमने लिख दिया ट्रू। अब इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या हो सकता है वो देखो जरा सोचो। जब 0 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था, उस समय मैंने आपको वो स्पेशल केस दिखाया था जिसमें कैसे निकाला था। देखो वो केस ऐसा था कुछ, ये हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा हुआ करता था, ये तो ओरिजिनल ट्रायंगल होता था, लेकिन उस स्पेशल केस में ए बी यही होता था और सी भी यही होता था। तब ना ये अभी तो सी तो रियल में यहाँ होता, बट ये सी छोटा होते होते यहाँ आ गया। उस केस में बी सी क्या हो जाता था 0 डिग्री, और ए एंगल ए जो होता था वो बी सी 0 होता था और एंगल ए हो जाता था 0 डिग्री। तो अब यहाँ से अगर कॉट ए इस कंडीशन में निकालोगे तो होता क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस देखो, बेस तो ये रहा, एंगल ए के लिए बेस ए भी रहा ये, और परपेंडिकुलर लिखोगे बी सी, बट बी सी तो 0 है, तो ए बी बाय 0, नीचे 0 आया ना, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड है। और एंगल ए जो हमारा है वो तो 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट ए को हटा के आप 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, या चाहो तो ऐसे लिख लो कॉट ए, बट एंगल ए तो 0 डिग्री के बराबर, तो कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड ऐसे मिल गया। या फिर यूँ समझ लो, कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं, tan 0 डिग्री हमें फ्रीक्वेंटली पता होता है कि 0 होता है, तो और tan 0 डिग्री का उल्टा होगा कॉट 0 डिग्री, तो 0 का उल्टा करोगे वहाँ तो नॉट डिफाइंड ही मिलेगा। तो ये भी लिखा जा सकता है, या फिर ये एक्सप्लेनेशन एक हो सकता है। नहीं तो एक तरीका और हो सकता है कि वी नो दैट कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये भी लिख सकते हो। नहीं तो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पर है ही कि उस प्रोसेस में क्या हुआ था। तो यही था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो हमें बताओ कि हमारा सॉल्यूशन आपको कैसा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।